ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अपनी रहने वाली है मेंडलीव की आवर्त सारणी पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत ही बेहतरीन आवर्त सारणी है। जितनी भी हमने आवर्त सारणी के इतिहास में सारणियाँ पढ़ी है, उनमें से सबसे बेहतरीन आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की तो बात अलग ही है, लेकिन उनसे पहले जितनी भी आवर्त सारणी आई है, सबसे सफल साबित हुई है मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है। और यह आवर्त सारणी इतनी शानदार थी कि इस आवर्त सारणी की जो बातें हैं यानी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आज भी हम काम में लेते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो इसीलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। और यह एक ऐसी सारणी है जहाँ से उन्होंने अपने कुछ नियम और कॉन्सेप्ट देने स्टार्ट किए थे। और यह आवर्ती नियम, एक आवर्ती नियम, जैसे कि हम आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ेंगे आवर्ती नियम, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में पढ़ेंगे आवर्ती नियम। अभी तक हमने कुछ खास नियम नहीं पढ़े, बस एक बेसिक सी जानकारी दी गई थी और यहाँ पर नियमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक नियम है, आवर्ती नियम जिसे बोलते हैं। और ये वो आवर्त सारणी है जिसमें अंतिम बार हमने देखा कि यह परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। और इसके बाद में वाली जो आवर्त सारणियाँ हैं वो परमाणु भार के अलावा यानी कि परमाणु क्रमांक पर आधारित होंगी। यानी कि अगली आवर्त सारणी कौन सी अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है, वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जबकि ये किस पर है? परमाणु भार पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तक जितनी भी पीछे आवर्त सारणियाँ दी गई हैं वो सारी की सारी किस पर आधारित हैं? परमाणु भार पर। जबकि मेंडलीव के बाद में यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक यानी कि Z पर आधारित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले तो इसका नियम पढ़ते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। इन्होंने तत्वों का अध्ययन किया और एक आवर्ती नियम दिया। मैंने बताया था ना कि एक तत्वों के अध्ययन के बाद में इन्होंने आवर्ती नियम दिया था, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद में ये आवर्ती नियम चलता है। यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्ती नियम है, एक आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती नियम है। उनमें थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। यानी कि यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं वो परमाणु भार पर आधारित होंगे। किस पर होंगे? परमाणु भार पर। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में किस पर आधारित होंगे? परमाणु क्रमांक पर। बस इतना सा फर्क है, बाकी सारे जो पूरा नियम है वो पूरा क्या है? सेम का सेम ही है। तो देखो ध्यान से कि इन्होंने तत्वों का अध्ययन किया और एक आवर्ती नियम दिया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के जो भौतिक हैं और जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो किस पर आधारित हैं? परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है, यानी परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु भार पर आधारित है, यानी परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात निश्चित अंतराल के बाद में तत्वों के गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। निश्चित अंतराल के बाद में क्या होती है? तत्वों के गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट, इस आवर्त सारणी की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 9 वर्ग और तथा 7 आवर्त उपस्थित थे। वर्ग का मतलब कि इस प्रकार से खड़े कॉलम, इस प्रकार से जो खड़े कॉलम हैं जिनको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जबकि इस प्रकार से जैसे कि हॉरिजॉन्टल में होते हैं ना, इस प्रकार से ये क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। क्षैतिज रेखाएं हैं, ये क्या हैं? आवर्त है। जबकि हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 9 वर्ग है। कितने वर्ग हैं आवर्त सारणी में? कौन सी आवर्त सारणी में? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। कितने वर्ग हैं? 9 वर्ग है। जबकि आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त उपस्थित हैं। तो देखो फिर से देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। पहली बात क्या रखनी है याद कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। उसके बाद में इनका जो आवर्ती नियम है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो आवर्ती नियम है वो क्या है? इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखो अभी तक जो हमने
पीछे भी सारणी देखिए या जो भी देखिए, हमें गुणधर्म दोनों की बात करनी है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों की बात करनी है। और वो इस पर किस पर आधारित है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात निश्चित अंतराल के बाद में तत्वों के गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त उपस्थित है। इंपॉर्टेंट बात है, 9 वर्ग और 7 आवर्त उपस्थित है। जबकि जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त तो कितने हैं, 7 के 7 ही हैं। आवर्त तो कितने हैं, 7 के 7 ही हैं। जबकि वर्ग कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, 9 दूनी 18, यानी वर्ग कितने हैं, 18, जबकि आवर्त कितने हैं, 7। ये बात है आधुनिक आवर्त सारणी की। जब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो दोबारा इस बात को रिपीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसकी उपयोगिता, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, ये एनसीईआरटी बुक में कुछ कम ही दे रखी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात पर हमें ध्यान देना होगा, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं कि यह तत्वों का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण था, जिसमें प्रारंभ में 63 तत्वों को वर्गीकृत किया गया। यानी तत्वों का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण था, जिसमें प्रारंभ में कितने तत्वों को, 63 तत्वों को वर्गीकृत किया गया। कितने को, 63 तत्वों को वर्गीकृत किया गया। यह आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। यानी कि अभी तक जो जितने भी वैज्ञानिकों ने नियम दिए थे वो कुछ ही तत्वों को वर्गीकृत कर पाए थे, यानी कि 63 से कम ही कर पाए थे। जैसे कि हमने देखा कि जो डोबेराइनर का त्रिक नियम था वहाँ पे उन्होंने 3 ही त्रिक बनाए, 3 त्रिक मतलब 9 तत्वों को ही वर्गीकृत कर पाए। जबकि उसके बाद में हमने पढ़ा था जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, उन्होंने भी 20 तक ही तत्वों को वर्गीकृत किया, Z बराबर 20 तक, यानी कैल्शियम तक ही वर्गीकृत किए। फिर इसके बाद में देखो सेकंड इसका महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है कि इसके द्वारा कुछ तत्वों के परमाणु भार व संयोजकता में सुधार किए गए, परमाणु भार व संयोजकता में सुधार किए गए। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी की जो सेकंड प्रमुख उपयोगिता है वो कौन सी है कि इन्होंने तत्वों के परमाणु भार व संयोजकता में सुधार किए। कुछ तत्वों के जो परमाणु भार और संयोजकता जो जैसे कि पीछे के नियमों के हिसाब से कुछ अलग मिली थी, इस नियम के अनुसार उनमें क्या किए गए, चेंजेज किए गए। उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, यानी कि उन्होंने तत्वों की पहले क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी, और जिससे उनकी खोज आसान हुई। यानी कि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ दी कि भविष्य में यहाँ पे कुछ तत्व मिलेंगे, यानी कि इस स्थान पर आने वाले तत्व मिलेंगे जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पहले ही चर्चा कर दी गई, जिससे उन तत्वों की खोज आसान हुई। तो उन्होंने आवर्त सारणी में जो जगह खाली छोड़ी वहाँ पे जैसे कि उन्होंने कुछ स्पेशल नाम दिए, जैसे कि यहाँ पे इक्का एल्यूमिनियम है ये खोजा जाएगा, उसके बाद में जो इक्का बोरोन है वो खोजा जाएगा, इक्का सिलिकॉन खोजा जाएगा और इक्का मैग्नीज खोजा जाएगा। इन्होंने इस प्रकार से नाम दिए। जो वर्तमान मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तो कौन से तत्व हैं, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन और इक्का मैग्नीज। तो वर्तमान तत्व है, जैसे इक्का एल्यूमिनियम की जगह अब कौन सा तत्व खोजा गया है, गैलियम, यानी कि उसके स्थान पर कौन सा तत्व है, गैलियम, यानी कि गैलियम की भविष्यवाणी पहले ही मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कर दी। दूसरा है इक्का बोरोन, उसके स्थान पर कौन सा है, स्कैंडियम, स्कैंडियम की खोज की गई। उसके बाद में इक्का सिलिकॉन है, उसके स्थान पर कौन सा तत्व खोजा गया, जर्मेनियम। उसके बाद में इक्का मैग्नीज है, उसके स्थान पर कौन सा खोजा गया, टेक्नीशियम। इसी प्रकार से जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की भविष्यवाणी की गई, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तो इस प्रकार से उनके नाम थे, जैसे कि इक्का एल्यूमिनियम वर्तमान नाम है गैलियम, इक्का बोरोन वर्तमान नाम है स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन वर्तमान नाम क्या है, जर्मेनियम, इक्का मैग्नीज वर्तमान नाम क्या है, टेक्नीशियम। इस प्रकार से उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की रिक्त स्थान छोड़े। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यानी सबसे ज़्यादा तत्वों की जो वर्गीकरण में सफलता हासिल की, 63 तत्वों की इन्होंने जो वर्गीकरण है वो अच्छी तरीके से कर दिए। दूसरी बात है परमाणु भार व संयोजकता में सुधार किया गया। तीसरी बात है कि उन्होंने कुछ तत्वों की भविष्यवाणी की और अपनी आवर्त सारणी में उनका स्थान रिक्त छोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद में आगे है देखो
मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहली कमी है कि हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति यानी कि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान ये अपनी आवर्त सारणी में सही तरीके से नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाएगा। तो सबसे पहली तो जो कमी है वो यही है कि इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने समस्थानिकों की स्थिति को भी स्पष्ट नहीं किया। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। समस्थानिक क्या होते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, समान होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान, जबकि उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक परिभाषा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि ऐसे तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, जबकि उनके द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। यानी कि उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यानी जिनके स्थान समान हो। स्थान का मतलब है उनके परमाणु क्रमांक समान हो। आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो उन्होंने समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। तीसरी कमी है यहाँ पर, कुछ स्थानों पर भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्व एक साथ रखे गए। यानी कुछ स्थानों पर भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। ये भी मेंडलेव की आवर्त सारणी की महत्वपूर्ण कमी है। जैसे कि भिन्न भिन्न गुणों वाले, जैसे कि क्षार धातु और सिक्का धातु है, इनके गुणधर्म बहुत ही ज़्यादा भिन्न है। क्षार धातु और सिक्का धातु, इन्हें एक साथ रख दिया गया। सिक्का धातु में कौन कौन से, जैसे कि कॉपर है, एजी है और एयू है। ये क्या है, सिक्का धातु, जिन्हें किसके साथ रखा गया, क्षार धातु के साथ। जो वर्तमान आवर्त सारणी उसमें वर्ग फर्स्ट में क्षार धातुओं को रखा गया, उनके साथ ही किस कौन सी धातुओं को रखा गया, सिक्का धातुओं को, जैसे कि कॉपर, एजी और एयू। एजी का मतलब अर्जेंटम यानी सिल्वर, ओरम गोल्ड, ठीक है। दूसरी, जैसे कि दूसरे गुणधर्म कौन से, क्षार मृदा धातुओं के साथ। क्षार मृदा धातुओं के साथ कौन सी धातु रखी गई, वाष्पशील धातु। वाष्पशील धातुओं को रख दिया गया जिनके गलनांक बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो क्षार मृदा धातु आधुनिक आवर्त सारणी या वर्तमान जो आवर्त सारणी है उसमें कौन से वर्ग में आते हैं, सेकंड वर्ग में आते हैं। और उनके साथ कौन सी धातुएं रखी गई, वाष्पशील धातुएं, जिनमें जैसे जिंक है, कैडमियम है और एचजी मरकरी या पारा। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने देखी तीन कमियां इंपॉर्टेंट। सबसे पहली हाइड्रोजन की स्थिति, समस्थानिकों की स्थिति और भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। ये इंपॉर्टेंट कमियां है। मेंडलीव की आवर्त सारणी से अगर क्वेश्चन आता है तो इसकी कमियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोबारा से याद करना, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए मेंडलीव। दूसरी कमी कौन सी है, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। तीसरी कमी क्या है, कुछ स्थानों पर भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, जैसे कि क्षार धातु के साथ किसको रखा गया, सिक्का धातुओं को। सिक्का धातु के एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, एजी और एयू, सिल्वर और सोना। फिर उसी प्रकार से क्षार मृदा धातुओं के साथ वाष्पशील धातुओं को रखना, जिंक, कैडमियम और एचजी मरकरी या पारा, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि आगे आगे की जो कमियां हैं वो देखते हैं हम। आगे कमी कौन सी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। अगली कमी कौन सी है, कुछ स्थान पर जो समान गुणधर्म दर्शाते हैं उन तत्वों को कहाँ रखा गया, अलग अलग रखा गया। ये सबसे बड़ी कमी है आवर्त सारणी की। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को तो एक जगह रखा, जबकि समान गुण धर्मों वाले तत्वों को कहाँ रखा, अलग अलग रखा। जैसे कि हमें पता है जो सोना है और प्लेटिनम है वो उनके गुण धर्म है वो लगभग क्या है, समान है, जिस कारण से उन्हें उत्कृष्ट धातु या नोबल धातु भी, नोबल मेटल भी कहते हैं, ठीक है। तो गोल्ड और प्लेटिनम को अलग अलग रखा गया है कौन सी आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो ये इसकी क्या हो गई, एक कमी हो गई कि कुछ स्थानों पर समान गुणों वाले तत्वों को कहाँ रखा गया, अलग अलग रखा गया, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि अगली कमी है यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण कमी जो उनका परमाणु सिद्धांत था, ये जो जिन्होंने ये आवर्त सारणी का जो प्रमुख आधार बिंदु बनाया था, क्या बनाया था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। लेकिन उन्होंने अपने ही नियम की अवहेलना की और अपने ही नियम को तोड़ दिया। कुछ स्थानों पर परमाणु भारों का जो बढ़ता क्रम है वो तोड़ा गया और ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी कि जो
जिस प्रमुख बिंदु पर जो अपना सिद्धांत आधारित था, उन्होंने उस सिद्धांत की ही अवहेलना कर दी। अपने ही नियमों में कुछ स्थानों पर परमाणु भारों का बढ़ता क्रम तोड़ा गया। जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहला बिंदु आता है ऑर्गन और पोटेशियम का। यहाँ पर इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं रखा। दूसरा एग्जाम्पल आता है टेलुरियम और आयोडीन, इनको भी उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं रखा। तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल, इनको भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं रखा। अपनी एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला यही है, कोबाल्ट और निकेल वाला। ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि कोबाल्ट और निकेल को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं रखा गया, ये किस आवर्त सारणी से संबंधित है? तो ये कौन सी आवर्त सारणी से संबंधित है? मेंडेलीव की आवर्त सारणी से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से दोबारा, चौथी कमी क्या है? कुछ स्थानों पर समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे सोना और प्लेटिनम। कुछ स्थानों पर परमाणु भारों का बढ़ता क्रम तोड़ा गया, वो कौन सा है? कोबाल्ट और निकल, जैसे कि टेलुरियम, आयोडीन और ऑर्गन और पोटेशियम। इस प्रकार से मेंडेलीव की आवर्त सारणी की हमने 5 कमियां देखी है, वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है और कमियों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। पहले तो उस आधुनिक आवर्त सारणी को समझेंगे, उसको याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं वो भी बताएंगे और उस आवर्त सारणी को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें अगर आवर्त सारणी याद हो जाती है तो उससे संबंधित जितने भी चैप्टर हैं वो आसान लगने लग जाते हैं और उस आवर्त सारणी से ही पूरी जो अपनी केमिस्ट्री है यानी कि वो आधारित है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा है? आवर्त सारणी। इसलिए उस आवर्त सारणी को अच्छी तरीके से समझेंगे। और अभी तक अगर आपने अपने चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में भी पता चल सके और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी, जैसे कि यहाँ पर इस चैप्टर से संबंधित क्लासेज, पहली तो कौन सी है? जो डोबेराइनर का त्रिकोणियम है और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। दूसरी क्लास कौन सी थी? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। और तीसरी क्लास कौन सी है? मेंडेलीव की आवर्त सारणियाँ। हो सके तो इनकी तीनों की कंबाइंड क्लास भी एक बना के डाल दी जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।